नमस्कार। कल हम लोग जापान के बारे में जान रहे थे कि जापान में बुद्धिज्म किस तरह से पहले चीन पहुंचता है भारत से, और इसके बाद बुद्धिज्म चीन के द्वारा कोरिया, और कोरिया के बाद जापान पहुंचता है। तो जापान के बारे में कल हम लोग देख रहे थे कि शुरुआती समय में जापान में बुद्धिज्म किस तरह से पहुंचा। अब देखते हैं जापान में कि जब प्रिंस सोटोकू का जो बौद्ध धर्म को समर्थन मिला, उसके बाद बौद्ध धर्म जो है वहां पे राज परिवार तक सीमित नहीं रहा। अब धीरे धीरे वो वहां के दरबारियों के बीच में, और दरबारियों से होता हुआ वहां पे जो कारीगर लोग थे, जो बुद्ध के मंदिरों को बना रहे थे, बौद्ध विहारों को जो बना रहे थे, वो भी श्रद्धावान होने लगे थे बुद्धिज्म के प्रति। अब इसका मतलब कि जो कभी राजधर्म था वहां पे, अब वो धीरे धीरे थोड़ा सा राजधर्म से हटके उस राज परिवार के अलावा जो दरबारी थे, मंत्री थे या सरदार थे, उनके बीच और उनके सगे संबंधियों के बीच, जो कारीगर बुद्ध विहारों को बना रहे थे उनके बीच, और बौद्ध भिक्षुओं की चहलकदमी भी जापान में बढ़ गई, क्योंकि कोरिया से जाने वाला दल, फिर अब चाइना से भी कुछ लोग जाने लगे। तो वहां पे अब धीरे धीरे वहां के समृद्ध जनों तक ये धम्म पहुंचने लगा। और फिर ये समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, और प्रिंस रीजेंट सोटोकू की मृत्यु हो जाती है। तब तक जापान ने राष्ट्रीय बौद्ध मंदिर, जिसे कोकुबुंजी कहा जाता था, सम्राट सोमू द्वारा हर प्रांत में बनाए गए थे, जिसका मुख्यालय नारा, जो प्राचीन नारा, वही जो जापान की प्राचीन राजधानी थी, वहां पे एक इसका एक मुख्यालय बनाया गया। और जब नारा में जब बना दिया गया एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर, जैसा कि कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि दुनिया का सबसे पुराना स्थापत्य लकड़ियों का जो है वो अभी तक अस्थायी रूप से है, वो अभी हमारे पास वही है, बौद्ध मंदिर के रूप में। और कल के वीडियो में हमने ये भी देखा कि किस तरह से जापान में बुद्धिज्म ने प्रभावित किया जापान के संविधान को, और वो संविधान जापान ने अंगीकार किया और कितना समृद्ध हुआ। और बहुत सी चीजें जापान में जुड़ी। बुद्धिज्म जब गया है जापान में तो बहुत सी चीजें उसने जोड़ा है। और जो टोडाई जी बुद्ध मंदिर वही था, और वो समय था 710 ईस्वी से 784 ईस्वी का। और ये बुद्ध मंदिर सिर्फ धम्म और संस्कृति का केंद्र नहीं थे, बल्कि वहाँ भिक्षु स्कूल, शिक्षक, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र, सभी की पढ़ाई होती थी। सोचिए कि बुद्धिज्म जब गया है जापान में, तो वहां पे शुरू में तो वो राजधर्म के रूप में रहा, फिर वो संविधान के रूप में वहां प्रवेश किया, और वहां के राज परिवार ने उसे अंगीकृत किया। लेकिन अब वो स्कूली शिक्षा की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि सिर्फ बुद्धिज्म का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ध्यान और साधना नहीं थी। अब वो धीरे धीरे तकनीकी शिक्षा, और जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि चिकित्सा शास्त्र, और सभी की पढ़ाई होने लगी। जैसे जैसे भिक्षुओं की संख्या बढ़ती गई, और उसके बाद वहां पे 6 बौद्ध विद्यालयों में उसको बांट दिया गया। और एक चीज और भी मैं चाह रहा हूँ कि जब ये 6 बौद्ध विद्यालयों में वहां बांटा गया, जिसमें कि मुख्य रूप से होशो केगान, सैनरोन, रित्सु, कुशा और जोजित्सु, जो ये स्कूल थे, इन स्कूलों में इन चीजों की पढ़ाई होने लगी। और ये स्कूल जो जिसका अभी हमने आपको बताया कि ये वही टोडाई जी बुद्ध मंदिर था, और नारा, उसके आसपास ये विद्यालय जो है विश्वविद्यालय के रूप में बने। और एक चीज ये भी मैं साथ में बता देना चाह रहा था कि ये जो 6 विद्यालय थे, जो बौद्ध विद्यालय थे, वो संप्रदाय नहीं थे। कहीं आप लोग संप्रदाय हो ऐसा मत सोचिएगा, वो स्कूल थे। जैसा कि आप लोग यहाँ भारत में भी या दुनिया के देशों में आप देखते होंगे कि कोई भी देश या विश्वविद्यालय में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक विषय नहीं होता है। जीवन के लक्ष्य कई विषयों को मिला के ही प्राप्त किया जा सकता है, और कई विषयों का सहयोग होता है, और कई तरीके भी होते हैं। मसलन आप
जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इतिहास की चर्चा कर समझ लीजिए, या धर्म की चर्चा समझ लीजिए, या चिकित्सा के चिकित्सा के रूप में विषय को समझ लीजिए, या चिकित्सा के अलावा जो रसायन है, भौतिकी है, ये तमाम विषय हैं। ये सभी विषयों से मिलके ही मानव अपने लक्ष्य को पा सकता है, वो मानवीय सूचकांक को डेवलप कर सकता है। तो ऐसा ही जापान में हुआ। ये जो 6 विद्यालय जो थे, वो इसी प्रकार के थे। और तब जापान ने फिर नई चीजें वहाँ के लोगों ने सीखा, चीन से और कोरिया से और भारत से, तो ये चीजें वहाँ पे होने लगी। जापान की राजधानी नारा से स्थानांतरित होती है और क्योटो बना दिया जाता है नई राजधानी के रूप में, और अब क्योटो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन जाता है। इसके बाद चीन से 2 बौद्ध स्कूल, जिनका नाम तेडाई और शिगोन था, ये अब चीन से जाते हैं जापान की तरफ। और 6 जो विद्यालय पहले से चल रहे थे, इन विद्यालयों पर इन 2 स्कूलों का प्रभाव पड़ता है। समय बदलता है और थेरवाद का ब्रह्मजाल सूत्र, जिसको जापानी भाषा में बोन मोक्यो कहा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है वहाँ पे। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जापान ने अपने यहाँ को नए स्वरूप में ढाल लिया। और नए स्वरूप में ढालने के बाद अब उसने विचार किया कि कैसे जापान में एक, क्योंकि बहुत सारे विचार अब जापान में आ रहे थे नए नए तरीके से, तो कैसे अपने आप को नई परिस्थितियों में ढाला जाए, उसके लिए वहां पे उन्होंने सद्धर्म पुंडरीका सुत्त पर आधारित एक एकायन सिद्धांत की व्याख्या उन लोगों ने की। और सद्धर्म पुंडरीका का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि ऐसा धम्म जो कमल सूत्र पे आधारित हो। तो मैं शुरू से ही आप लोगों को बताते आ रहा हूं कि कमल का बुद्ध के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे भारत में बहुत सी मूर्तियों में, या दुनिया के बहुत से मूर्ति कला में आप कमल को जरूर बुद्ध के साथ पाएंगे। तो वही है सद्धर्म पुंडरीका सुत्त, उसी पे आधारित एकायन सिद्धांत की व्याख्या उस जापान में होती है। और इस बात पर जोर दिया जाता है कि बुद्धत्व प्राप्त करने में जीवन के सभी स्वरूप समान हैं। और इस व्याख्या का उद्देश्य यह था कि बौद्ध धर्म और शिंटो धर्म, जो कि जापान का पुराना और प्राचीन धर्म वहां का था, तो बौद्ध धर्म और शिंटो धर्म के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो, ऐसा इसलिए किया गया। और इसीलिए वहां पे पुंडरीका सुत्त पे आधारित एकायन सिद्धांत की व्याख्या की गई।